हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग फिर से एक चैप्टर जीओसी रिवाइज करेंगे और आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीट में काफी वेटेज रखता है उसको रिवाइज कराऊंगा। जीओसी में जो हमारा पहला पार्ट आता है वो है, मैं आपको एक एक करके सभी चीजों को बढ़िया से पढ़ाऊंगा नहीं, रिवीजन कराऊंगा और आपको उन्हीं बातों को फिर अभी लास्ट टाइम में एक बार फिर से देख लेना है कि कहीं कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, कोई मेरे से मिस तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को आप बढ़िया से देख लेंगे और फिर देखना कि कितना अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए जीओसी का जो पहला पार्ट है उसमें आता है IUPAC नेमिंग। आपको पता है बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से आता है हर साल नीट में, एक नेमिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको इस टॉपिक पे बढ़िया से ध्यान देके जाना है और इसके लिए कुछ करना नहीं है। आपने 11th 12th जो पढ़ा है या एक साल ड्रॉप करके पढ़ा है तो उसमें आपने कई बार नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की होगी। इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कोई मुझसे गलती ना हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे बताता हूं कि मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कि इस तरह का आ जाता है सवाल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो उसमें क्या हम देखते हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड आया है और इधर है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चे कि हमें इधर से नंबरिंग करना है कि इधर से नंबरिंग करना है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि नहीं, अगर डबल और ट्रिपल का पोजीशन सेम आ रहा हो तो नंबरिंग हम इस तरफ से करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। समझ गए? दूसरा, इस बार देख रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड अलग पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड अलग पोजीशन पे है। तो हम इसमें प्रायोरिटी क्या दे देंगे, अब जो पहले आ गया, यानी कि आपने यहां पे देख लिया 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है कि इस तरह का छोटा छोटा जो रूल आपने अलग अलग टाइम पे पढ़ा होगा उन सबको देख के जाना है बढ़िया से। और मैं बताता हूं, जैसे मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां आप गलतियां कर सकते हैं। जैसे कि एक है, इस तरह का प्रश्न आ जाता है, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर क्या है, इधर Br है और इधर OH है। मान लो इस क्वेश्चन में अगर हमें IUPAC नेमिंग करना है तो आप क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि इसमें सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक आ गया, तो ऑब्वियसली हम इसको प्रायोरिटी देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जब कोई रिंग में होता है तो हम इसको लोएस्ट नंबर पे रखते हैं, यानी कि लोएस्ट पोजीशन देते हैं इसको 1। और अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या कि इधर से जाएं या इधर से जाएं। तो बच्चों के दिमाग में दो प्रकार के रूल होते हैं कि इसके बाद ये सीनियर है, वो सीनियरिटी टेबल को देखते हैं ध्यान में। तो अगर सीनियरिटी टेबल के ध्यान से रखोगे तो नंबरिंग इधर से कर देगा बच्चा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर ये डिसाइड हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको एज ए हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट, या उनको एज ए हम ब्रांच काउंट करेंगे। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, और ब्रांच की प्रायोरिटी आपको याद होगा अल्फाबेटिकली देखते थे, यानी कि ब्रोमो और हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमो आता है, इसकी नंबरिंग इधर से जाएगा 2 3 4 5 6। बच्चे ये सब क्या है ना, अब वहां पे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन में वो भी ऑप्शन रहेगा जिसमें नंबरिंग इधर से दिखाया गया होगा। तो आप ऑब्वियसली लगेगा कि नहीं हम भी ऐसा सोच रहे हैं और ऑप्शन भी ऐसा है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना कांसेप्ट बहुत क्लियर रखना है। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है। और अब बहुत सारे बच्चे ये भी गलत करते हैं कि हेक्सेन ओइक एसिड,
लेकिन बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इस कार्बन को काउंट नहीं किया है। चेन में आपने इस कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को काउंट नहीं किया है, इसलिए आपको इसका पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा। क्या? हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे बच्चे? तो हम लोग इस तरह से कुछ नेमिंग के जो अलग अलग गुण सीखे थे, जो हम लोगों ने नेमिंग का जो अलग अलग कंसेप्ट सीखा था, उन सबको हमें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। जैसे कि ये मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, CO, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, COOH। अब देखिए, यहां पर देखिए, इस बार कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको? एक है एल्डिहाइड और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। और मान लो हमने यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप और यहां पे पुट कर दिया OH। अब देखिए बच्चे, आपको ये समझना चाहिए इसको तो करने का तरीका क्या है, आपने सब लोग जानते होंगे। समझिएगा, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर ये है, तो ऑब्वियसली इस पे आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इसको 1 2 3 4। अब एक बात, अगर आप इस एल्डिहाइड को पूरा एज अ ब्रांच लेना चाहते हो तो आप इसको फॉर्माइल पढ़ोगे, नहीं तो इसके लिए एक रूल होता है कि 4 आप इसको 5 भी ले सकते हो ऐसे करके। और अगर ये चेन बन गया 5 का, तो अब इस एच ब्रांच को हम फिर पूरा फॉर्माइल नहीं होगा, फिर इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सो। 5 पे क्या हो गया? ऑक्सो। तो आप समझ गए बच्चे, इन सब छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में चेन बनाया हो 5 का और इसको एज क्या लिया हो 5 ऑक्सो। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो मेनली नेमिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो पूरा हमें सीनियरिटी टेबल ध्यान रखना है बढ़िया से। एक अगर ये अच्छे से आता है, बाकी छोटे मोटे जो आपने रूल्स पढ़ रखे हैं उन सबको हमें बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर IUPAC नेमिंग आपने कर लिया, तो अब देखो बच्चे क्या है, इसका एक अगला टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जरूर बढ़िया से चाहूंगा कि बढ़िया से रिवाइज कराऊं। उसमें क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। बच्चों इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म मतलब ये समझो कि ये सब सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन पक्का, इतना इंपॉर्टेंट है, सोच लो आप, इसलिए बढ़िया से ध्यान से रखना। आइसोमेरिज्म देखो क्या होता है बच्चे, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा पहले तो स्ट्रक्चरल वाला सारा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपने पढ़ा है उसमें क्या क्या है आपको बढ़िया से रिवाइज करना है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अब एक बात बताना चाहता हूं, पहले तो इन 3 पार्ट को एक साथ अच्छे से समझना कि कैसे कैसे हो सकता है। चेन आपको बढ़िया से मालूम है कि जिसमें चेन का डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि पेंटेन के हमारे 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, वैसे ही हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है। पोजीशन आइसोमर्स आपने पढ़ ही रखा होगा कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते थे, जैसे कि मान लो हमारे पास एक है CH3 CH2 CH2 OH 1 प्रोपेनोल, तो ऑब्वियसली इसका पोजीशन आइसोमर क्या होगा बच्चा? 2 प्रोपेनोल। तो आपको ये सब आता है, बढ़िया से आपने पढ़ रखा होगा। 1 प्रोपेनोल 2 प्रोपेनोल क्या है? पोजीशन आइसोमर है। समझ में आई बात अच्छे से? अब एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, तो इस तरह की गलतियां जो आप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ गया और इसमें यहां पर दे दिया साइनाइड, और एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इसमें यहां दे दिया साइनाइड। आपको पूछेगा कि ये 2 एग्जांपल जो हैं वो किस प्रकार के आइसोमर के हैं, किस प्रकार का आइसोमर है ये। तो आपको लगेगा कि अच्छा चेन हमारा 1 2 3 4 5 का है, 1 2 3 4 5 का है, सिर्फ साइनाइड के क्या देख रहे हैं, कभी 3 पे है कभी 2 पे है, ऐसा लगेगा तुम्हारे। अब पहला ही ऑप्शन रहेगा पोजीशन आइसोमर, तुम फट से मान लो पोजीशन आइसोमर पे, लेकिन आप गलत सोच रहे हो फिर से, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो जो कार्बन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है।
1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, जबकि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5। अब बताइए बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो अब बताओ इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस हुआ, एक है ब्यूटेन नाइट्राइल और एक है पेंटेन नाइट्राइल। तो ऑब्वियसली ये दोनों पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये दोनों चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें चेन की लंबाई चेंज हो गई, एक बार ब्यूटेन है एक बार पेंटेन। तो बच्चे आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन उस समय हमें गलती नहीं करना है वहां जल्दीबाजी में कि देख करके अरे पोजीशन डिफर हुआ पोजीशन आइसोमर। तो हमने जो इतना अच्छा से पढ़ा है उनको बढ़िया से वहां अप्लाई भी करना है, ठीक है बच्चे। तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया, वैसे ही आपको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है किसका, फंक्शनल आइसोमर का। आपको पता है कि फंक्शनल आइसोमर में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, आप अच्छे से 4-5 एग्जांपल पढ़ते जाओगे, उसी में से कोई रहना चाहिए सवाल। जैसे कि यहां पर फिक्स होता है अल्कोहल का हमेशा ईथर होता है, अल्डिहाइड का हमेशा कीटोन होता है, एसिड का हमेशा एस्टर होता है, और ये सब हो गया। साइनाइड का हमेशा आइसोसाइनाइड होता है। जैसे कि आपके एग्जांपल में मैं अगर दिखा दूं तो CH3CN और एक हो जाता है CH3NC। आप बताइए किस प्रकार का आइसोमर है ये, देखते ही लग रहा है कि एक में है फंक्शनल ग्रुप साइनाइड और एक में है आइसोसाइनाइड, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शनल आइसोमर। जैसे कि एक बार और मैं बताना चाहूं CH3CH2OH, और इसका पूछेगा कि इसमें से फंक्शनल आइसोमर इसका कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, ईथर होता है। तो ईथर बनाने का मतलब है बीच में ऑक्सीजन रखना है, बाकी 2 कार्बन था तो एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर। तो कहने का मतलब है ये सब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसमें कोई गलती नहीं करना, ये सब फिक्स है। बाकी बच्चे जब आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि फंक्शनल आइसोमर वाले खासकर पार्ट में अगर आपको थोड़ा कमांड करना है बढ़िया से, पर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा उसका, इसमें डीबीई हुआ करता था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अगर डीबीई निकाल के अगर आपने किया तब तो फिर मजा आ जाएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये मेरा गलत हो सकता है, ठीक है बच्चे। डीबीई इसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। और इसी को हम लोग हाइड्रोजन इंडेक्स भी कहते थे। क्या कहते थे बच्चे, हाइड्रोजन इंडेक्स। और तीसरी बात इसी को कहते थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये सब बातें अच्छे से पता होगा आपको, डीबीई निकलता था इसमें। तो डीबीई मान लो ऐसे समझ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही आपने सुना अनसैचुरेशन, मतलब तुम्हें ध्यान आ गया होगा, 10th में हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें जरूर डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अगर उसमें एक पाई बॉन्ड आ गया मतलब उसका डीबीई 1 है, इसमें 2 पाई बॉन्ड आ गया मतलब डीबीई 2 है, ठीक है बच्चे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक होता है C3H6 और एक इसका क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। C3H6 का मतलब फॉर्मूला देख के आपको लगा होगा कि ये प्रोपीन है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोपीन है, लेकिन इसी फॉर्मूला से हम साइक्लोप्रोपेन भी तो बना सकते हैं। देखिए बहुत बार देख चुके होंगे आप लोग कि प्रोपेन, ये जो C3H6 है, फॉर्मूले से लगा कि कार्बन जितना है हाइड्रोजन उससे डबल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला किसका होता है, अल्कीन का। अब अल्कीन हमने बना दिया, लेकिन जब हमने साइक्लो अल्केन बनाया, साइक्लो जैसे इसका नाम है प्रोपेन, तो
इसका भी फॉर्मूला तो यही है, CH2 CH2 CH2। मतलब आप कहेंगे इन दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया। इसका मतलब तुरंत अभी दिमाग में आ गया कि अच्छा DBE1 अगर है तो इसका मतलब वो एक साइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साइक्लो कंपाउंड। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं कोई रिवीजन करा देता हूं दो तीन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का DBE क्या है, तो आप फट से बता देंगे। एक रिंग दिख रहा है तो उसकी वजह से DBE1 और 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो टोटल DBE कितना हो गया? 3। समझ गए? जैसे कि बेंजीन का DBE कितना है? 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसका DBE हो जाएगा कितना? 4। समझे? तो DBE निकालना बड़ा आसान हो गया। जैसे कि मैंने एक और ऐसे दे दिया आपको, ये कंपाउंड है, मान लो इस कंपाउंड का DBE निकाल के दिखाओ। आप कहोगे बहुत अच्छा सर, आपने 2 रिंग बनाया है और इसमें 2 रिंग हो गया तो मतलब 2 तो वही हो गया, बाकी 1 2 3, यानी कि टोटल DBE कितना हो गया इसका? तो बच्चे आपको ये DBE समझ में आ गया। DBE अगर 1 आता है मतलब एक रिंग हो सकता है या उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है। 2 आता है तो मतलब उसमें एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये सब आपने बढ़िया समझा। इससे क्या होता है ना कि हमें आइसोमेरिज्म निकालने में काफी आसानी हो जाती है। जैसे आ गया ऐसा प्रश्न आपके सामने कि C4H8, यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, मान लीजिए इस साल का नीट का, कि C4H8 के टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्शन दे दिया। तो देखो बच्चों, आप तुरंत वहां पे ऐसा सोचना स्टार्ट करना। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंपल ऐसे सोचेंगे कि अच्छा कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, डबल है, मतलब ये कोई अल्कीन है। ठीक, बहुत अच्छा सोच रहे हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोचने के डायरेक्शन को चेंज करूं, पहले हम इसका क्या निकाल लें? DBE। DBE निकालने का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। समझ में आ गया? जैसे कि अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे आपको समझ में आया? C मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसमें, H हाइड्रोजन कितने हैं, हेलोजन कितने हैं, नाइट्रोजन अगर है तो जितना है उसमें माइनस कर देंगे और अपन क्या करेंगे? 2 कर देंगे। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कार्बन कितना है? 4 प्लस क्या? 1 माइनस H कितना है? 8/2। आगे तो कुछ है ही नहीं, ना हेलोजन है नाइट्रोजन है, यानी कि यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। आप एक बात सोचो बच्चों, अगर आपने इसका DBE1 निकाल दिया, इसका मतलब क्या है? इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन 2 प्रकार का आ सकता है। आपको पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने एसाइक्लिक आइसोमर, कितने एसाइक्लिक आइसोमर हो सकता है? बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमर। तो आप क्या करेंगे? इसको फटाफट, एसाइक्लिक मतलब रिंग नहीं बनाना है, तो मतलब क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। एक तो हमने ऐसा बना दिया, बाकी एक इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 1 ब्यूटीन है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 ब्यूटीन बना सकते हैं। 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। और एक हम इसका और आइसोमर कैसे बना सकते हैं? ये दोनों कैसा आइसोमर हो गया? पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अब इसी का एक चेन आइसोमर बना देते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलीन, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये 3 इसके क्या हो गए? एसाइक्लिक आइसोमर। और दूसरा, अगर इसी का हम साइक्लिक आइसोमर सोचें तो साइक्लिक आइसोमर क्या बनेगा? एक तो 4 कार्बन का ये रिंग
और एक इसी का 3 का रिंग और एक ब्रांच। तो देखो बच्चे, ये दोनों हो गए इसके क्या, साइक्लिक आइसोमर। टोटल आइसोमर्स पूछेगा तो 1 2 3 4 5 आइसोमर टोटल हो गए। तो अगर क्वेश्चन ये रहता कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपका आंसर 5 होगा। ए साइक्लिक आइसोमर 3 होगा, साइक्लिक आइसोमर 2। समझे? तो लेकिन आपने इसको कैसे सोच लिया? अगर आप डीवी के थ्रू करेंगे तो आपको अपने स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि अच्छा डीवी 1 है मतलब रिंग भी हो सकता है। समझे बच्चे? तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजों जो आपने पढ़ा था उनको मैं अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। अब आता है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा पार्ट, जिसमें आता है मेटामेरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आ चुके हैं। और एक टॉटोमेरिज्म। देखिए बच्चे, मेटामेरिज्म बहुत कम जगह पे पाया जाता है। आपको पता है 4 कंपाउंड में ही मेनली हमें पढ़ के जाना है। एक है किसमें, कीटोन में, एक में किसमें, अमीन्स में, एक में ईथर और एक एस्टर। इन चारों में अगर आप मेटामर्स को पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बच्चे? तो मैं आपको पहले मेटामर्स की कुछ बात बताना चाहता हूं। जैसे कि कीटोन की बात करें, CH3 CH2 ऐसे करके कुछ कंपाउंड दिया। अभी इसका नाम क्या है, 2-पेंटेनोन। अगर इसी को मैं आइसोमर्स बना दूं, ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो बच्चे, यहां पर एक है फंक्शनल ग्रुप, इधर है 1 कार्बन, इधर है 3 कार्बन, जबकि यहां पर CH2 CH3, इधर 2 इधर। हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन को रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो आइसोमर बनाते हैं उसी को कहते थे मेटामर्स। तो आपने देख लिया। एक बात और कहोगे सर, ये तो मुझे पोजीशन आइसोमर भी लग रहा है। 1 2 दूसरे पोजीशन पे है 2-पेंटेनोन 3-पेंटेनोन। यस, these 2 are position isomers as well as metamers। अगर एक ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आ गया, पोजीशन पे टिक करेंगे, मेटामर को प्रायोरिटी यहां नहीं देंगे। समझ आई बात? ध्यान रखना इस बात का। जैसे कि अमीन्स की बात करें, CH3 CH2 NH2, अभी ये 1 डिग्री अमीन है और इसी में अगर हमने चेंज कर दिया, इसको बना दिया 2 डिग्री अमीन। इसमें भी मैंने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन को क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए, इसका नाम हो गया इथेनामाइन, इसका नाम हो गया N-मिथाइल मिथेनामाइन। और इन सबको हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। क्यों, इथेनामाइन मिथेनामाइन चेन आइसोमर भी है, मेटामर्स तो है ही, और ये एक प्रकार का फंक्शनल आइसोमर भी है। और याद रखिएगा, अगर तीनों में एक पे टिक करना हो, फंक्शनल आइसोमर ज्यादा, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को ऐसे हम फंक्शनल आइसोमर ट्रीट करते हैं। समझे बच्चे? तो ये ध्यान रखना है इसका। तो इस तरह से आप अब इस तरह से ईथर भी बना लोगे। ईथर में क्या है, जैसे कि ये है ईथर, और अब हमने इसको क्या कर लिया, CH3 CH2O CH2 CH3। क्या हुआ, पहले इसका नाम क्या था, मिथॉक्सीप्रोपेन, और अब इसका नाम हो गया इथॉक्सीथेन। समझ में आई बात? इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन है बीच में, फंक्शनल ग्रुप, उसके अराउंड कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है बच्चे? इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने पढ़ के गए हैं। इसमें क्या है, ये चेन आइसोमर भी है और साथ ही साथ मेटामर भी है। यहाँ पे मेटामर को ही ज्यादा प्रायोरिटी है। समझ में आया? तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मेटामेरिज्म प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, C4H11N, एक क्वेश्चन है कि आप इस कंपाउंड के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना के दिखाइए। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा फंक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन में हो सकता है वो साइनाइड भी हो सकता है अमीन हो सकता है, अगर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड भी होगा। ये सब दिमाग में ख्याल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर एक काम कर लें, हम निकाल लें DBE, क्या निकाल लें, GBE, तो हमें पता चल जाता है। देखिए DBE क्या हो गया, कार्बन कितने हैं 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 11 है, -1/2। यहां से अगर हम सॉल्व करें 5 - 5 0, यानी कि इसका DBE कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर हमारा एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, न ट्रिपल बॉन्ड है, न रिंग है, यानी कि ये प्योरली क्या है, अमीन है इसका। ठीक है बच्चे, तो बस अब हमारा क्लियर हो गया बात। इसके अमीन के सारे आइसोमर्स बना देंगे। कैसे बनेंगे, एक तो अमीन का आइसोमर्स ऐसे बन जाएंगे NH2। अब प्राइमरी अमीन में ही देखिए क्या क्या बन सकता है। इसी में अगर हमने यहां पे ले आया इसको, इसी में हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया, देखिए 3 आइसोमर्स तो प्राइमरी अमीन के ही हो गए। बाकी अगर हम देखें तो सेकेंडरी अमीन हमारा ऐसा बन सकता है, टर्सरी अमीन, सॉरी पहले सेकेंडरी अमीन में ही देखिएगा एक और बन सकता है, ये हो गया। और टर्सरी अमीन में देखिए यानी कि कितने आइसोमर्स बन गए, देखिए बच्चे प्राइमरी अमीन में कितने बन गए 1 2 3 बन गए, ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंडरी अमीन में क्या हो गए 2 बन सकते हैं, ये 2, और टर्सरी अमीन में भी बन सकते हैं, यानी कि टोटल आइसोमर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइसोमर्स बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए थे, फिर से आ सकते हैं। तो ये हो गया मेटामर्स का एक डिस्कशन। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, टॉटोमेरिज्म। देखो बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे सवाल आए हैं पहले भी और फिर से आ सकते हैं। इसमें कैसा बनेगा टॉटोमेरिज्म कि इसमें ये पाया ही जाता है 2 जगह, अल्डिहाइड और क्या कीटोन। बाकी भी जगहों पे होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। इमीन में होता है, नाइट्रो में होता है, तो वो सब बातें अलग है, ये सब आता नहीं है कभी। मेनली आप इन दोनों पे ध्यान रखना, अल्डिहाइड और किस पे कीटोन। अब होता क्या है, इसमें बस देखना है वही चीज, अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, मालूम नहीं आप लोगों को, इसमें आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। अब देखो ध्यान रखें इसका कैसे बनाते थे टॉटोमेरिज्म, यहां से ले चले जाते थे CH2 डबल बॉन्ड COH, इसको बोलते थे हम लोग क्या 1,3 शिफ्टिंग। 1,3 शिफ्टिंग से हम लोग टॉटोमेरिज्म करते थे। इसका कंटेंट होता था 98% और ये जो इनोल बनता था हमेशा इनोल बनता था जिसका परसेंट 2% होता था। कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। दूसरा, यह इसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जो कि इन सब में होता है, जिसमें बता रहा हूं। इसमें हमेशा कीटो वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ रखा होगा, तो ये सब चीज ध्यान रखना। इसमें अब देखो क्या सवाल आएगा, मेनली कि इनोलाइजेशन सबसे अधिक कहां पे होगा, ये बात सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। इनोलाइजेशन मतलब इनोल का कंटेंट सबसे अधिक कहां पाया जाएगा, तो उसमें याद रखना कि एक तो होता था चिलेशन वाला इफेक्ट। यहां से देखो ध्यान से, जब ऐसा होता था कोई कंपाउंड तो उसमें क्या करते थे, यहां से H हटा करके इधर ले आते थे H और ये चिलेशन इफेक्ट कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि अब जो इनोल बना हमारा, इनोल जो बना उसका कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। समझिए पहला केस। दूसरा, इसमें याद रखना कि सबसे अधिक अल्डिहाइड वाले ग्रुप में होता था, फिर कीटोन वाले में होता था, ये चिलेशन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड चिलेशन। और उसके अंदर होता था एसिड। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर कहीं पे एरोमेटाइजेशन का कंसेप्ट आ रहा है, जैसे बच्चों डबल बॉन्ड है, यहां पर ऐसे है और ऐसे है, पूछेगा क्या इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, होगा और बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इस बार जब टॉटोमराइजेशन होगा तो देखो बच्चे ऐसे,
इस बार जो बना यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, इसके काफी स्टेबल। इस बार इसी का कंटेंट बढ़ जाता है काफी, 98% यही रह जाता है, 2% बेचारा। मतलब ये पहला ऐसा एग्जांपल है जहां पर इनोल वाला कंटेंट काफी अच्छा है। तो अगर ऐसा कोई सवाल है कि ये है तो क्या टॉटमराइजेशन होगा, तो यस होगा। और उसके बाद देखना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल दूं, क्या इसमें होगा टॉटमराइजेशन? नहीं होगा, क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड बनने का चांसेस है और एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर मिल नहीं पा रहा है मुझे। दूसरा, क्या इसमें टॉटमराइजेशन होगा? बोलोगे यस होगा। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां से हट सकता है और ये जा सकता है वो, और ये टॉटमराइजेशन करके बहुत अच्छा करेगा। तो कैसे, यहां यहां यहां, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बना गया। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि जस्ट एडजेसेंट कार्बन से ही हाइड्रोजन हटे, उसके कंजुगेशन में कहीं भी हाइड्रोजन है, वहां से टॉटमराइजेशन हो सकता है। दूसरा, क्या बाइसाइक्लो कंपाउंड में टॉटमराइजेशन होता है? जैसे ऐसे सवाल आ जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इधर से अगर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन हम ले नहीं सकते हैं, किसी काम का नहीं होता है, कहीं पे किसी काम का नहीं होता है। इसलिए याद रखना कि ये टॉटमराइजेशन नहीं हो सकता इधर से, और इधर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, टॉटमराइजेशन हो सकता है। लेकिन यही अगर सवाल ऐसा रहा कि डबल बॉन्ड ओ है, इसमें हो सकता है, तो बोलेंगे यस, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। समझे बच्चे? तो ये सब कुछ केसेस हैं जहां पे आपको अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने, एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर देना है इसका। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी आपको आईयूपीएसी नेमिंग और एक क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट्स अच्छे से देखेंगे। इसमें एक 1-2 शिफ्टिंग वाला भी टॉटमराइजेशन होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसी का बना दो HN डबल बॉन्ड CBT बॉन्ड। तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड आर आल्सो एग्जांपल ऑफ टॉटमर्स। लेकिन ये कैसा टॉटमर है? 1-2 शिफ्टिंग। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको पता है, सब लास्ट में पढ़ के जाना, ये सब ध्यान से अच्छे से, एक चीज किसमें हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, इसका जो पूरा केस था इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है बच्चे? तो अब हमने आज आपको आइसोमेरिज्म का एक पोर्शन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पूरा फिनिश कर दिया है। ठीक है बच्चे?